नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत पुस्तक। हेमंत, स्वागत है आपका योर मनी में। पहला सवाल लेते हैं। राजेश ने अपना सवाल जम्मू से भेजा है। इनकी उम्र है 41 साल, सैलरी है करीब 43,000 रुपए प्रति माह। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश नमस्कार, हम आप ही का प्रोफाइल अभी डिस्कस कर रहे थे। बताइए अभी तक आपने निवेश के लिए क्या क्या किया है? जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। स्पेशली थैंक्स आपके टीम को जो इतना वैल्यूबल सजेशन सबको मिलता है। जी शुक्रिया, आप ये शो देखते हैं और आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस शो से। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बट मैं ठीक ढंग से अपनी प्लानिंग कर नहीं पाया हूँ। तो आज वही करने के लिए आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। आपने अपना जो लक्ष्य बताया है राजेश, आपको 2 से 3 साल में 5 से 6 लाख की गाड़ी खरीदनी है, 10 साल में करीब 15 लाख बेटी की पढ़ाई के लिए चाहिए, 20 साल में 25 लाख बेटी की शादी के लिए, और आप 14 साल में रिटायर होंगे तब आपकी जरूरत होगी 20,000 रुपए प्रति माह की, राइट? जी जी। आपके अगर निवेश का हम हिसाब किताब जरा देखें, आपने LIC की करीब 4 पॉलिसी आपके पास है, एक बिरला सन लाइफ की पॉलिसी आपके पास है, बैंक RD चल रही है 2000 की, HDFC टॉप 200, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और HDFC गोल्ड फंड में 3,000 रुपए पूरा मिला के SIP है। PPF में आपका अभी तक 1 लाख का निवेश हो चुका है ना? चलिए, तो आपको जानना ये है कि आपके जो लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए प्लानिंग में कितने बदलाव, किस तरह के बदलाव करने की जरूरत होगी। साथ ही आपको ये भी लग रहा है कि जो टर्म प्लान आपके पास फिलहाल नहीं है और जो कवर मिल रहा है आपको अभी आपकी जितनी भी पॉलिसी है उससे, वो काफी कम है और आपको जरूरत है एक टर्म प्लान लेने की, राइट? जी हाँ, सही है। ऑलराइट, चलिए तो एक एक करके सवाल लेते हैं। पहले बताइए इनकी प्लानिंग आपको कैसी लग रही है, बदलाव क्या करें? देखिए स्वाति, सबसे पहले आई थिंक जो भी उन्होंने गोल्स दिए हैं वो कैसे अचीव करें वो बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको दी है उसको हम थोड़ा एनालाइज करें। इन्होंने कहा कि कुल मिला के 1,60,000 की वो 1 साल में करीब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसको अगर हम ब्रेकअप करें, उसको एनालाइज करें स्वाति, यहाँ पे तो 99,000 ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया जो है उनकी इंश्योरेंस का प्रीमियम है। इनका जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है वो उसमें मिक्स है, उसके अंदर एंडोमेंट प्लान भी है, मनी बैक प्लान भी है, यूलिप भी है। तो 62% जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो करीब उनकी इंश्योरेंस के अंदर जा रही है। तो जैसा बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं, आई थिंक राजेश जी ने भी वही किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स किया है। उससे होता क्या है कि एक तो ना आपको जितना कवर मिलना चाहिए वो मिलता है और ना ही जिस तरह का रिटर्न, हेल्दी रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। तो बहुत, और एक चीज और है यहाँ पे साथी, देखिए इनको 1 लाख रुपया प्रीमियम देने के बाद करीब 22,30,000 रुपए का टोटल कवर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनको अपना जो इंश्योरेंस का जो पोर्टफोलियो उसको पूरा रिवैम्प करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये इंश्योर करें कि जो इनका जो इंश्योरेंस कवर है वो एडिक्वेट होना चाहिए। इनकी इनकम के हिसाब से इनको करीब करीब 7 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर मैं इनके जो बाकी इंश्योरेंस है उसको कंसीडर करके चलूं यहाँ पे, तब भी मुझे लगता है करीब 50 लाख की इनको एक टर्म प्लान लेनी चाहिए। इनकी उम्र के हिसाब से मैं अगर एवरेज देखूं तो शायद 15 से 17 हजार में उनको ये 50 लाख की जो है टर्म प्लान मिल जानी चाहिए। कुछ एक टर्म प्लान मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूं, वो देख सकते हैं। ICICI प्रो की आइटम देख सकते हैं। वो एक उसमें अगर चाहें तो साथ में एक 50 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा और कुल मिला के जो है करीब 20 से 22,000 रुपए का इनको प्रीमियम देना पड़ेगा। और दूसरी जो है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ की क्लिक टू प्रोटेक्ट भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले राजेश जी आप एक टर्म प्लान लीजिए, अपना रिस्क कवर को एडिक्वेट कीजिए ताकि आपकी अगर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो आपकी जो फैमिली है, जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको किसी तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टी ना हो। अब इनके अगर हम गोल्स की बात करें स्वाति, यहाँ पे इन्होंने 4 गोल्स की बात की है। पहला जो इनका गोल है वो 3 साल में 6 लाख रुपए चाहिए, वो कार खरीदना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ 9% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब उनको 15,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा गोल है उनकी डॉटर की एजुकेशन के लिए, उनको 10 साल में 15 लाख रुपए चाहिए। अगर 12% का रिटर्न माने तो करीब उनको 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और तीसरा गोल डॉटर की मैरिज के लिए 20 साल में 25 लाख चाहिए, जिसमें 12% रिटर्न फिर से अगर मान के चलें तो करीब 3,000 रुपए चाहिए। चौथा इनका गोल है रिटायरमेंट का। उन्होंने कहा 14 साल के बाद ये रिटायर होना चाहते हैं 55 की एज में। ये चाहते हैं कि 20,000 रुपए की इनको मंथली इनकम उस समय पे मिले। तो उसको जनरेट करने के लिए करीब राजेश जी आपको करीब 50 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अगर 12% का रिटर्न फिर से यहाँ मान के चलें तो करीब 12,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपको 37,000 पर मंथ और 4,40,000 रुपए हर साल का आपको
इन्वेस्ट करना है अपने गोल्स के लिए, और आपने कहा है कि आप करीब 20,000 रुपए हर महीना यानी 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्लियर है कि आपको थोड़ा सा अपने गोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी सजेशन ये रहेगी कि जो आप गाड़ी की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप डिले कर दीजिए। दूसरा, अगर आप अपनी रिटायरमेंट को 55 की जगह 60 ईयर्स में कर दें, 5 साल अगर अपने आप को समय और दें, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12,000 से घट के 6,500 पे आ जाएगा। तो आपको अपनी डॉटर के लिए, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी बीच में हेमंत, हम ये कह रहे हैं कि इन्हें 37,000 रुपए के निवेश करने होंगे अगर ये सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। हमने जो इनकी पॉलिसी है, जिनका अभी तक का निवेश है, अगर इनकी पॉलिसी को हम सलाह ये ना दे कि आप बंद कर रहे हैं और ये पैसा निकाल के कहीं और निवेश कीजिए, तो जो पैसे इस पॉलिसीज के जरिए इनके एक्यूमुलेट होंगे वो भी गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। वो सब मिला के उन्होंने कुल उनकी जो इनकम है, उन्होंने कहा 20,000 रुपए मैं हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसमें ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा। इसमें एक पॉलिसी की हमने अभी तक बात नहीं की, चाइल्ड प्लान की। वो जब हम इनके पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम कह रहे थे कि उनको, जैसे मैं कह रहा था कि 10,000 रुपए उनको इन्वेस्ट करना है अपने डॉटर की दोनों गोल्स के लिए। इसमें से 5,000 रुपीज वो ऑलरेडी एक चाइल्ड प्लान है, बिरला की क्लासिक चाइल्ड प्लान, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये यूलिप प्लान है, उनको कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ये देख सकते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस है, उसको रखें या ना रखें। तो एटलीस्ट 5 साल तक वो 5,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3,000 रुपीज ये 3 फंड के अंदर SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो तीनों फंड HDFC म्यूचुअल फंड के हैं। HDFC गोल्ड है, HDFC टॉप 200 है और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। तीनों फंड अच्छे हैं, तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2,000 रुपए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं रिकरिंग डिपॉजिट में। मुझे लगता है वो भी अगर ये अपनी चाइल्ड की जो गोल है उसमें वहां डाइवर्ट कर दें तो उनकी जो पूरी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे उनको मिल गई। अब इनके जो पर मंथ इन्वेस्टमेंट करीब 13 या 14,000 है, तो इनके पास 6,000 रुपए और है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा मैंने कहा, अगर ये 5 साल अपने रिटायरमेंट प्लान को डिले करते हैं तो करीब 6 या 6,500 में इनका गोल पूरा हो सकता है। वो भी क्योंकि लंबा समय है, करीब 19 साल का समय है इनके पास। ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके पास ऑलरेडी 2 अच्छे फंड है, HDFC टॉप 200 और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी। मैं चाहूंगा कि इसमें वहां पे ऐड कर लें। तो इस तरह से अपना ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके बाद भी 3,000 रुपए इनके पास बचते हैं अभी। अच्छा। जो उनका जो गोल है गाड़ी खरीदने का, वहां पे उसको शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, उनको जरूरत है थोड़ा डिले करने की उसको। तो एटलीस्ट ये 2 चीजें अगर वो करें तो उनके सारे के सारे जो गोल्स हैं उनके ऊपर वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने एक चीज और की है कि वो चाहते हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा है। तो मैं चाहूंगा कि ये इस स्टेज पे है, यंग फैमिली है, एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। यहाँ पे अपोलो म्यूनिक की ऑप्टिमा रेस्टोर ले सकते हैं, या फिर टाटा AIG की जो है मेडी प्राइमा देख सकते हैं। तो ये दोनों प्लान अच्छी हैं, इनमें से कोई भी एक प्लान आप चेक कर लीजिए। तो आई थिंक इस तरह से राजेश जी, अगर आप अपनी, जैसे मैंने कहा, गोल्स को थोड़ा सा रीवर्क करेंगे तो अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है पूरी तरीके से कर पाएंगे। और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर से जितने भी आपके गोल हैं, 4 गोल इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर अपना आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। ऑलराइट राजेश, तो थोड़ा बहुत बदलाव आपको करने की जरूरत है, गोल्स को थोड़ा सा डिले करने की जरूरत है, लेकिन जितने भी आपके लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अनरियलिस्टिक गोल बना लिया है और वो आप पूरे नहीं कर पाएंगे। थोड़ा डिले कीजिए अपने गोल्स को और अपना जो थोड़ा सा बदलाव अपने पूरी प्लानिंग में, और 50 लाख का एक टर्म प्लान कवर आपको जरूरी है, वो आप जरूर लीजिए। और आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा था, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब दे रहे वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर से हैं हेमंत रुस्तगी। लेते हैं अगला सवाल। हरविंदर सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए, यहाँ पर फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। इनका सवाल लेते हैं। हरविंदर जी की वाइफ अभी रिटायर हुई है एक सरकारी नौकरी से, 30 लाख रुपए मिले हैं। 25 लाख उसमें से निवेश करना चाहते हैं, जिससे 1 साल के निवेश के बाद करीब 15,000 प्रति माह की आमदनी इन्हें हो सके। रिस्क एपेटाइट बोल रहे हैं कि ठीक ठाक है, म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। आप सलाह देंगे रिटायरमेंट के बाद म्यूचुअल फंड में कितना एक्सपोजर किसी को लेना चाहिए?
देखिए, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं यहाँ पे स्वाति जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 15,000 रुपए की इनको हर महीने की रिक्वायरमेंट है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि ये ध्यान रखें कि ये शुरुआत की रिक्वायरमेंट है, हर साल इन्फ्लेशन की वजह से ये बढ़ती जाएगी, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा, जब भी आप जैसे हम रिस्क प्रोफाइल की बात करते हैं कि हमारा रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी उससे मैच करनी चाहिए। तो इस तरह का पोर्टफोलियो बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आगे जाके हर साल एक खर्चा बढ़ता रहेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी ओवरऑल ऐसा बनना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को किसी हद तक एटलीस्ट वो टैकल कर पाए। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को यहाँ पे बीट कर पाए। तो अगर हम जैसे बात करें, अभी की हम बात करें, जैसे अगर रिक्वायरमेंट की 15,000 है तो करीब 1,80,000 रुपए की इनको साल में जरूरत है। 25 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करीब 7% भी अगर ये पोर्टफोलियो पे कमाए तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हर साल अगर हम 7% के इन्फ्लेशन मान के चलें तो ये खर्चा बढ़ता जाएगा और 5 साल के बाद ये बढ़ के करीब 21,000 हो जाएगा। तो यानी उनकी रिक्वायरमेंट जो है करीब 2.5 लाख के ऊपर हो जाएगी। उसको पूरा करने के लिए उनको उस समय पे 10% की अर्निंग चाहिएगी। वो आप हर साल अपने पोर्टफोलियो में चेंज करके नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैंने जैसा पहले कहा, शुरुआत से आपको पोर्टफोलियो को ऐसा बनाना है कि वो शुरुआत से आपको आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोवाइड करे, ताकि जो सरप्लस हो आप उसको आप एक्यूमुलेट करते जाएं और फ्यूचर में जब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़े तो उसको आप इस्तेमाल करें। अगर हम यहाँ पे देखें वो किस तरह से अपने गोल को पूरा कर पाएंगे। 25 लाख का पैसा अगर इनको जो अमाउंट इनको इन्वेस्ट करना है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो रहती है उसके अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। करंटली इसके ऊपर उनको जो रिटर्न मिलेगा वो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.2% है। उसके अलावा 4.5 लाख जो है वो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में डाल सकते हैं। उस पर करीब 8.4% इंटरेस्ट मिलेगा अभी। और जो बाकी बचता है 5.5 लाख, वो जो म्यूचुअल फंड की जो मंथली इनकम स्कीम्स हैं उसमें अगर इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे अगर करीब हम मान लीजिए 9% का रिटर्न भी अगर हम मान के चलें तो करीब 2.25 लाख रुपए उनको एक साल में रिटर्न मिलेगा। इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1,80,000 है, तो 45,000 का उनको शुरुआत से जो सरप्लस है वो बाद में जो उनका जब जैसे मैंने कहा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तब वो उनके वहां पे काम आएगा। तो मुझे लगता है और इन्होंने एक चीज और कही है कि ये जो रिक्वायरमेंट है उनकी 1 साल के बाद है। तो स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बता दूं, जो भी पैसा आपका जो पहले साल में एक्यूमुलेट होगा आपके पास वो आप अगले साल की इनकम के लिए यूज करेंगे। और जब 25% हो जाएगा तो वो ऑप्शन जो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए आप ग्रोथ ऑप्शन लें, 1 साल में जो भी एक्यूमुलेट करें उसके बाद से आप एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए साइन करें। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि आप फंड को कह सकते हैं कि मुझे हर महीना इतना पैसा आप रिडीम करके दे दीजिए, तो उससे क्या होगा वो टैक्स एफिशिएंट हो जाएगा और आपकी इनकम भी इतनी नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़े। तो ये आप स्ट्रैटेजी में ध्यान रखिए। जैसा मैंने कहा इन तीनों इन्वेस्टमेंट में अगर आप डालें 5 साल के बाद जब मान लीजिए सीनियर सिटीजन का टर्म पूरा होता है या बाकी जो स्कीम का टर्म पूरा होता है, क्योंकि जो मंथली इनकम प्लान है वो तो लॉन्ग टर्म है, उसमें तो आप कभी भी कितना भी समय तक रह सकते हैं। 5 साल के बाद मैं चाहूंगा स्वाति उसको रिव्यू करें कि उस समय पे इंटरेस्टेड सिनेरियो क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उस समय पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो बना दें। ये मैं कहना चाहूंगा। काफी बार देखा गया इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया तो उसी के ऊपर बैठे रहें। आई थिंक आज के समय में जिस तरह से, क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट भी आपके पोर्टफोलियो में और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट भी आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एक्टिवली मैनेज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आपको बदलना है, पर एटलीस्ट 5 साल में एक बार डेफिनेटली आपको देखने की जरूरत है कि आपकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। हरविंदर जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, बिल्कुल जी। कोई और सवाल, आपको कोई डाउट है? नहीं, मतलब ये आपने पूरे जवाब दे दिया हमें। कुछ और सवाल है? आपको लग रहा है कि कुछ सवाल के जवाब नहीं मिले आपको? मेन सवाल ये है कि जो पैसा मेरे पास इस वक्त है जी, वो सबसे ज्यादा उसमें कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपको बताया अभी हमने, आपने कहा था कि आपके पास 30 लाख रुपया है, आप 25 लाख निवेश करना चाहते हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें आपको भी हेमंत ने सलाह दी है कि 15 लाख आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में डालिए, ठीक है? उस पर आपको 9.2% का ब्याज मिलेगा। 4.5 लाख रुपए आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में डाल सकते हैं, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट जो फिलहाल ऑफर किया जा रहा है वो करीब 8.5%, 8.4% का है। और जो बाकी पैसे हैं वो आप म्यूचुअल फंड्स की जो MIP स्कीम्स होती हैं, मंथली इनकम प्लान, आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा।
और स्ट्रैटेजी एक बार क्विकली अगर फिर से समझा सके, शायद इन्हें समझ में नहीं। हाँ जी, आपको क्या करना है, ये दो जो प्लान है, जो ऑप्शन है, सीनियर सिटीजन स्कीम और जो पोस्ट ऑफिस है, वो तो ट्रेडिशनल ऑप्शन है, हम सब जानते हैं उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपने ये भी कहा है म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करें तो ग्रोथ ऑप्शन लीजिए। दो स्कीम में भी आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप रिलायंस की म्यूचुअल फंड की एमआईपी देख सकते हैं या एचडीएफसी की एमआईपी लॉन्ग टर्म, ये दोनों में से एक फंड देख लीजिए, ग्रोथ ऑप्शन लीजिए। 1 साल होने के बाद आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए फंड के साथ। इसके तहत क्या होगा कि आप फंड को बोल सकते हैं कि हर महीने कितना पैसा आपके फंड से निकाल के वो दे दें, तो एक तरह से वो आपकी रेगुलर इनकम बन जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा, इस पोर्टफोलियो कंपोजिशन से आपको करीब 2.25 लाख तक का इंटरेस्ट और रिटर्न मिल सकता है, जो आपके रिक्वायरमेंट से करीब 45,000 ज्यादा है। ये जो पैसा थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको, उस पैसे को आप फ्यूचर के लिए रखिए। जैसा मैंने कहा, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट है आगे बढ़ती जाएगी, तो ये पैसा आपको बाद में काम आएगा। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होंगे कुछ सवाल और जवाब के साथ। बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं रोहन का, जिन्होंने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। उनकी उम्र है 30 साल, सैलरी है करीब 77,000 पर मंथ। हर साल उन्हें 2 से 3 लाख तक का इंसेंटिव भी मिलता है। अब इनके खर्चों का जरा जायजा ले लें। 12,000 रुपए प्रति माह इनका खर्च होता है घर में। लोन की ईएमआई दे रहे हैं 20,000। किराया, बैंगलोर में एक शॉप है उसके 6,000। इमरजेंसी फंड के नाम पे इनके पास 1 लाख रुपए है। निवेश के नाम पे ये एक डेली कलेक्शन रूरल सेविंग अकाउंट में 700 रुपए हर दिन यहाँ पे जाता है इनका। एचडीएफसी टॉप 200 में 3,000 रुपए और डीएसपी ब्लैक रॉक के 2 फंड्स इनके पास है, जहां पर 4,000 रुपए का निवेश हो रहा है। इंश्योरेंस के नाम पे एलआईसी की एक पॉलिसी है, नाम इन्होंने लिखा नहीं है। टाटा एआईजी का एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी है और कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया है। लक्ष्य देख लीजिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 साल में 50 लाख। हालांकि अभी इनका कोई बेबी नहीं है, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं। और 40 साल तक की उम्र तक इन्हें एक प्रॉपर्टी चाहिए जिसकी वैल्यू उस वक्त करीब 3 करोड़ के आसपास हो। इसके अलावा उन्होंने डिटेल्स में काफी कुछ लिखा है इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। अभी 1-2 फ्लैट उन्होंने बुक किया है। इनके घर में इनकी मॉम है और इनकी बहन है। बहन की शादी करनी है, जिसका खर्चा ये आराम से निकाल लेंगे। लेकिन जो मोटा मोटी लक्ष्य है, ये 2 लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। क्या सलाह देंगे आप? स्वाति, अगर मैं इनकी इन्फॉर्मेशन को जो इन्होंने भेजी है उसको एनालाइज करूं तो इससे लग रहा है कि इनका जो पूरा फोकस है वो रियल एस्टेट के ऊपर है। जी। मुझे लगता है रोहन का बहुत ज्यादा विश्वास है कि रियल एस्टेट में, चाहे वो वेल्थ क्रिएशन हो या जो उनके गोल्स अचीव करने हो, उसके लिए आई थिंक उनको लगता है कि रियल एस्टेट सबसे अच्छी ऑप्शन है। इसमें कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत अच्छी है। उसने काफी अच्छे फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को और आगे भी मिलते रहेंगे। ऑफकोर्स वो डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सारे आपके गोल्स, लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, हमारे गोल्स हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स। उसमें लिक्विडिटी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है समय समय पे, वो रियल एस्टेट में आपको नहीं मिलती। एक बड़ा जो कंप्रोमाइज हम करना पड़ता है हमको, हालांकि रिटर्न अच्छा मिलता है रियल एस्टेट में, वो ये है कि आपको जो लिक्विडिटी है वो नहीं मिलती है। एग्जांपल लेके देखें यहाँ पे, अगर किसी को अपने चिल्ड्रन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसा चाहिए, मान लीजिए हायर एजुकेशन का पीरियड होता है 3 से 5 साल। अब अगर आपके पास पूरा सारा जो इन्वेस्टमेंट आपका रियल एस्टेट में है, तो आप क्या करेंगे, वो 5 साल का पीरियड शुरू होने से पहले अगर आप रियल एस्टेट है आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो अगले 5 साल में जो ग्रोथ होना है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रखते हैं तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को आप टुकड़े टुकड़े में तो आप बेच नहीं सकते। तो आई थिंक एक बहुत जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस, डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट हो। बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो है रियल एस्टेट के ऊपर यहाँ पे होना यहाँ पे ठीक नहीं है। और एक और 2 और इशू भी हैं एक्चुअली रियल एस्टेट के साथ। एक तो ये है कि अगर आप रियल एस्टेट पे डिपेंड करते हैं कि वो आपको बाद में किराए पे चढ़ा दें, और घर लिया आपने या कोई दुकान है और आप चाहें कि वो किराए से आपकी रेगुलर इनकम आती रहे, तो स्पेशली रेजिडेंशियल में रेंटल ईल्ड जो है करीब 4 या 5% रहती है। तो जो आपकी जो मंथली जो रिक्वायरमेंट है उसको शायद वो पूरा यहाँ पे ना कर पाए। तो जैसा मैंने कहा कि रियल एस्टेट डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा एम्फेसिस होती है यहाँ पे इनको अपने पोर्टफोलियो में नहीं करना चाहिए। अगर हम इनके गोल्स की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली उनको फाइनेंशियल एसेट्स या म्यूचुअल फंड या दूसरे ऑप्शन जो है उसको देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनको 20 साल में
बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान करना है 50 लाख के लिए, ये ऑलरेडी 7,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है उतने इन्वेस्टमेंट से 12% के रिटर्न के हिसाब से इनफैक्ट 50 लाख से ज्यादा का कॉर्पस ये बना सकते हैं। फंड्स में इन्होंने कहा कि HDFC टॉप 200 उनके पास है, DSP ब्लैक रॉक के 2 फंड हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया। अगर ये उनके पास DSP अपॉर्चुनिटी या DSP इक्विटी जैसे फंड है तो उससे बेटर ऑप्शन मुझे लगता रहेगी ICICI फोकस ब्लू चिप और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये 2 फंड में अगर आप चेंज कर दें। रिटायरमेंट के लिए उन्होंने कहा है कुछ सही तरीके से उन्होंने अपना टाइम होराइजन दिया नहीं है। इन्होंने कहा 40 साल में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी वो चाहते हैं यहाँ पे, तो टाइम होराइजन में क्लैरिटी नहीं है। अगर उनकी एज को देखें तो मुझे लगता है काफी समय है उनके रिटायरमेंट के लिए। वहां पे अगर ये चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट और फाइनेंशियल एसेट दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और किसी स्टेज पे लाइफ में जाके वो चाहें तो वो फिजिकल एसेट को फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट करने का सोच सकते हैं। लेकिन एक फैक्टर मुझे लगता है यहाँ पे और जहां इनको फोकस करने की जरूरत है वो है रिस्क मैनेजमेंट। इनकी जो करंट इनकम है उसके हिसाब से उनको कम से कम 1 करोड़ का टर्म प्लान लेने की जरूरत है। इन्होंने कहा इनके एम्प्लॉयर ने 30 लाख का इनको इंश्योरेंस दिया, 25 लाख का एक और उनके पास प्लान है, मालूम नहीं है वो कौन सा प्लान है, ट्रेडिशनल है या कोई और है। तो अगर वो नहीं है तो फिर 30 लाख है तो 70 लाख की शॉर्टफॉल है। अगर 25 लाख का भी टर्म प्लान है तो करीब 45 लाख का इनको टर्म प्लान लेने की जरूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस में इनके पास सिर्फ 3 लाख का है, मुझे लगता है उसको भी इनको बढ़ाने की जरूरत है। ये 2-3 चीजें अगर अपने पोर्टफोलियो में वो करें तो उस तरीके से वो अपना गोल्स अचीव कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा कि वो रियल एस्टेट को डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखें, लेकिन बहुत ज्यादा रिलायंस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो गोल्स है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। रोहन, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये शो देख रहे होंगे और आपको आपके सभी सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे। पोर्टफोलियो में या पूरी प्लानिंग में थोड़ी बदलाव करने की आपको भी जरूरत है। आपका जो फोकस है रियल एस्टेट पर, प्रॉपर्टीज पर, उसे थोड़ा कम कीजिए और थोड़ी दूसरी तरफ निवेश की तरफ आप थोड़ा अपना ध्यान आकर थोड़ा ध्यान दीजिए। इनफैक्ट बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।